हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टीडीएस और टीसीएस की जो हमारी यूनिट है जीएसटी के अंदर, हम लोग उस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज ही हम लोग इस यूनिट को फिनिश भी करेंगे सर। तो आज हमारा टॉपिक होगा कौन सा, टीडीएस अंडर जीएसटी और टीसीएस अंडर जीएसटी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर किसके बारे में, टीडीएस। ठीक है, चलिएगा टीडीएस के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फुल फॉर्म होती है सर टीडीएस की, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है सर, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 51 है। अच्छा, आपको मैं आगे जाने से पहले बता देता हूं कि ये वाला जो टॉपिक है वो रेलेवेंट नहीं है फॉर सीए इंटर एग्जामिनेशन के लिए। तो सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स को अगर ये वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। चलिए, तो टीडीएस सर, पहले सबसे पहली बात, टीडीएस होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात पढ़ेंगे सर। मीनिंग सर, पहले मीनिंग देखते हैं सर। मान लीजिए कोई सप्लायर है, क्या है, कोई सप्लायर है सर। सप्लायर ने कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी। ठीक है, सप्लायर ने कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी। ठीक है, सर्विसेज। ठीक है, मान लीजिए किसी एक्स बंदे को, ठीक है ना, सर्विसेज वगैरह सप्लाई करी सर किसको, एक्स बंदे को। मान लीजिए कितने की, 5 लाख रुपए की, और उस पर जीएसटी लगाया सर कितने का, 18%, लेट सपोज कितने का, 90,000 रुपीज का। तो टोटल 5.90 लाख का बिल बना। क्लियर। तो सर बोला गया है कि इस टीडीएस के टॉपिक में जो बंदा पेमेंट करेगा, जो पेयर होगा सप्लायर को, उस बंदे के ऊपर ऑब्लिगेशन दी गई है कि जब वो बंदा पेमेंट कर रहा है, सप्लायर को क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है सर, मान लीजिए वो कितनी पेमेंट कर, 5,90,000, इसमें से कुछ अमाउंट क्या डिडक्ट कर लेगा, टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, लेट सपोज कितना डिडक्ट कर लिया, 2% का। 2% कितना हो गया 5 लाख का, 10,000 रुपया। ठीक है, तो कौन डिडक्ट कर लेगा सर, पेयर। जो बंदा पेमेंट करेगा दैट इज रेसिपिएंट हो गया। हमारे जीएसटी में इस बंदे को क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट सर। यस और नो। तो रेसिपिएंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि जब वो पेमेंट कर रहा है उस समय कुछ टीडीएस काट लेगा, टैक्स डिडक्ट कर लेगा एट सोर्स पे, और ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को इस टीडीएस को जमा कराएगा। बोलिए हाँ या ना। ये इस टीडीएस को किसको जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ओके। और सप्लायर, बच्चों सप्लायर के लिए बोला गया जो भी टीडीएस कटा है उसका वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम हो जाएगा सर, क्योंकि वो उसके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी पेमेंट। कौन से लेजर में आ जाएगी, कैश लेजर में। ठीक है, बट ये थोड़ा सेफ साइड के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो बंदा रेसिपिएंट है उसी को बोल दिया गया भैया तो उसको पूरी पैसा मत दे, कुछ पैसा टीडीएस के नाम का काट ले, और वो तो गवर्नमेंट को जमा करा दे डायरेक्टली। ठीक है, हाँ बाद में सप्लायर उसको क्लेम कर ले उसको, कि उसके कैश लेजर में पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी सर, कैश लेजर में उसकी पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात सर। ओके। तो टीडीएस का प्रोविजन क्या है, सप्लायर ने कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी, जो रेसिपिएंट है जो वो पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, उसमें से कुछ अमाउंट क्या काट लेगा, टीडीएस काट के पेमेंट करेगा सप्लायर को, और जो रेसिपिएंट है वो टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराएगा, और उसके लिए टीडीएस के लिए एक रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है, वो रिटर्न के चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। क्लियर, चलिएगा। तो सर इस चैप्टर में आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो, आज क्या पढ़ाने वाले हो, आज मैं बताऊंगा सर कौन कौन से ऐसे रेसिपिएंट है, ठीक है, जिनको बोला गया उनको टीडीएस काटना है। पहले तो वो डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे रेसिपिएंट है। दूसरा इसको डिस्कशन करेंगे उनको टीडीएस काटना कब है, यस और नो। तो ऐसी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन टीडीएस काटेगा, किसका काटेगा, कब काटेगा, ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले, छोटी छोटी बातें सर। चलेगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर टॉपिक टीडीएस सेक्शन 51। तो लिखा हुआ है सबसे पहले, पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। ऐसा कौन सा बंदा है जिसको टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला बोला गया है डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को छोड़ दिया गया।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को छोड़ दिया गया, एक्सेप्ट फ्यू प्रिस्क्राइब्ड केसेस में उनको काटना है, अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जैसे म्युनिसिपैलिटी वगैरह है या नहीं है, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को छोड़ दिया। नंबर 2 लोकल अथॉरिटीज को काटना पड़ेगा, गवर्नमेंट की एजेंसीज को काटना पड़ेगा, और ऐसे कुछ नोटिफाइड पर्सन से लाइक अथॉरिटी सेटअप बाय गवर्नमेंट विद 51% ओनरशिप। ऐसी कोई अथॉरिटी है जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप कितनी है, 51%। ऐसी कोई सोसाइटीज है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, या पीएसयूज को भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। तो इन लोगों को टीडीएस काटना है, 4 लोग बता दिए। नंबर 1 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नंबर 2 लोकल अथॉरिटीज, नंबर 3 गवर्नमेंट एजेंसीज, और नंबर 4 कुछ नोटिफाइड पर्संस हैं, दैट इज ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की 51% ओनरशिप है, सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट या पीएसयूज। इन लोगों को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट दी। अल्टीमेटली मैं बोलूं ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, यस और नो, इन्हीं को टीडीएस काटने के लिए बोला है सर। अच्छा हाँ, लेकिन यहां पर भी कुछ केसेस में एक्सेप्शन दी गई। नंबर 1 पीएसयू, मान ले पीएसयू, एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को कोई सप्लाई कर रही है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सप्लाई कर रही है। पीएसयू 1 इज सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू पीएसयू 2, तो हमारा सप्लायर भी एक पीएसयू है और रेसिपिएंट भी कौन है, एक पीएसयू है, तो दोनों पीएसयूज हैं, तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट को बोल देगा, स्किप कर देगा, यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। और नंबर 2 सप्लाई अमंग पर्सन स्पेसिफाइड अबव, अगर इन लोगों के बीच में ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दे रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है, या लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कर रही है, तो इस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये लोग आपस में ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं तो उस केस में भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं। अच्छा यस, ओके, तो ये लोग टीडीएस काटेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंटल एजेंसीज, इस तरीके की पीएसयूज वगैरह टीडीएस काटती है। किस रेट से टीडीएस काटती है, 2%। 2% कैसे, 1% सीजीएसटी का, 1% एसजीएसटी का, ठीक है चलेगा। तीसरी बात, थ्रेशोल्ड लिमिट किया, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहीं पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर कोई बंदा वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2.5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 3 बातें जरा देखनी है। अगर मैंने क्या कहा, आपकी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक जो ठेका लिया है आपने, उस ठेके की टोटल वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ऊपर है एक्सक्लूडिंग जीएसटी का अमाउंट हटाने के बाद, तो उस केस में आपका जो पेयर होगा, दैट इज रेसिपिएंट होगा, ही विल डिडक्ट टीडीएस। और रेसिपिएंट कौन कौन से रेसिपिएंट को एप्लीकेशन दी गई है, वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दी गई है। क्लियर बात, जैसे मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने ये बात क्लियर करना चाहूंगा। चलिए देखना, छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रख रहा हूं म्युनिसिपैलिटी को, कोई म्युनिसिपैलिटी समझ में आती है आपको, चलिए म्युनिसिपैलिटी है, और मान लीजिए इसका कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, क्लियर, इसने इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया सर, म्युनिसिपैलिटी ने इस कॉन्ट्रैक्टर को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है और कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। सर किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट लिया दिया है सर, जैसे मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी ने कहा एक रोड बनानी है आपको, क्या बनानी है, एक रोड बनानी है सर, इसका ठेका किसको दिया है, ठेकेदार को दिया है। रोड बनाने का ठेका किसको दिया, म्युनिसिपैलिटी ने ठेकेदार को दिया है। अब सर केसेस में बता रहा हूं, केस कौन कौन से हो सकते हैं। केस 1 वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब कितनी है, मान लीजिए है 2,30,000 रुपए, और पे जीएसटी का रेट है लेट सपोज 12%। क्लियर बात, मुझे टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितने की होगी सर, इनवॉइस कितने का बनेगा, इनवॉइस वैल्यू हो गई सर 2,30,000 का 12% निकालें तो 27,600 रुपया है ना, तो 2,23,000 प्लस 27,600,
2,57,600 रुपया। तो मैंने कहा था जैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर हो जाए टीडीएस काटना है, तो मुझे बताना क्या इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो आपको लेनी है वो जीएसटी को एक्सक्लूड करके लेनी है। यहां पे जो 2.5 लाख से ऊपर गई है वो कैसे गई है? जीएसटी को इंक्लूड करने के बाद 2.5 लाख से ऊपर गई है सर। तो इस केस में बोलेंगे नो टीडीएस एप्लीकेबल। टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा सर। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सर जो इनवॉइस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है सर कितनी है? 2,30,000 रुपया। अच्छा सर, हाँ, पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2,30,000 रुपए का है, तो टीडीएस काटने की एप्लीकेबिलिटी नहीं है सर। अच्छा हाँ, अब केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 पढ़ते हैं सर। वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी है सर? वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सर कितने की? 3 लाख रुपए की, रुपीज 3 लाख। और जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है सर? वो 12% का। मुझे टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी आएगी सर? टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी आएगी इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी? कितना आएगा सर? 3 लाख का 12% और निकाल लो, ये आता है आपको 36,000। तो 3 लाख प्लस 36,000, 3,36,000 रुपए आएगी। यस, तो यहां पर सिंस आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वो 2,50,000 से ऊपर है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यस, टीडीएस यहां पर एप्लीकेबल है, ठीक है। और कितना टीडीएस कटेगा? अमाउंट ऑफ टीडीएस होगा सर 2% का। 1% तो आपका होगा सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी नॉर्मल केस में, अगर स्टेट सेम है तो 1% कितना हो गया? 3,000। ये 3,000। ये कौन काटेगा सर? ठीक है ना, डिडक्टेड बाय म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटी काटेगी सर, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी काटेगी सर। ये जो टीडीएस कटेगा म्युनिसिपैलिटी काटेगी। क्लियर हो गई बात सर? चलिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सर कि ये कब एप्लीकेबल है? 2.5 लाख से ऊपर के केस में एप्लीकेबल है। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स है जो मैं आपको साथ डील कर लेता हूं। चलिए देखना जरा, 3 एग्जांपल्स मैंने डाले छोटे छोटे से, और देखना। इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिंटिंग मटेरियल इज 3 लाख प्लस जीएसटी। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है सर किसी बंदे ने, कितने का लिया? 3 लाख रुपए का अमाउंट है, जीएसटी अलग से है। और उसके लिए बिल कितने काट रहा है? 6 इनवॉइसेस हैं सर, 50,000 के 6 इनवॉइसेस दे रहा है। बताना और वो कौन कौन से ईयर में इनवॉइस दे रहा है? फाइनेंशियल 19-20 में दे रहा है कुछ इनवॉइस, फाइनेंशियल 20-21 में। मतलब टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है सर? ये केस बताऊं क्या है, जरा समझना। यहां पे केस क्या हो रहा है, पहले केस को समझे। जो सप्लायर ने जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है बताना? कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है सर? 3 लाख रुपए। और बिल बना रहा है छोटे छोटे, बिल बना रहा है 50,000 रुपए ईच का, छोटा छोटा बिल बना रहा है। और वो भी 2 फाइनेंशियल में बना रहा है, 19-20 फाइनेंशियल में कुछ बना रहा है, और कुछ बिल बना रहा है 20-21 फाइनेंशियल, छोटे छोटे बिल बना रहा है। तो मैंने बोला बिल बना तू 36, मैटर नहीं करेगा। तेरे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है बताना बच्चों? 3 लाख से ऊपर की वैल्यू है या नहीं है? सॉरी, 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू है या नहीं है? तेरे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। इन दिस केस टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपका सिंगल बिल 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, ठीक है ना। ऑन ईच बिल, हर बिल पे वो टीडीएस काट के देगा। अगर देने वाला कौन है? अगर देने वाला वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई म्युनिसिपैलिटी है कोई, यस और नो। तो अगर इस तरीके का कोई डिपार्टमेंट आपको पेमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली वो टीडीएस काटेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 3 लाख रुपए से ऊपर हो गई। केस नंबर 5 पढ़ना, एग्जांपल नंबर 5। इन केस द वैल्यू ऑफ 6 कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे 6 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं फॉर प्रिंटिंग मटेरियल फ्रॉम सेम वेंडर, ठीक है, ए इज ₹50,000 प्लस जीएसटी। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट 6 बने छोटे छोटे, एक 50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रही है सर। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रही है सर। तो यहां पे टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल सर। टीडीएस नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड ऑन एनी बिल। तो अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए से ऊपर है
इन दैट केस टीडीएस इज एप्लीकेबल। अगर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हो 50,000 का एक, 70,000 का एक, 80,000 का एक, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हो सेमी बंदे से, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, और एक छठे एग्जांपल में बात लिखी है, मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे उसमें कुछ टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे, कुछ एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे थे, तो बोला गया एग्जम्प्टेड सप्लाई को ना तो थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख के निकालने में काउंट करना है, और नंबर 2 ना ही इसके ऊपर टीडीएस कटेगा, क्योंकि जब सप्लाई एग्जम्प्टेड है तो उसको क्यों थ्रेशोल्ड रुपए की 2.5 लाख की लिमिट में कंसीडर कर रहे हो, और क्यों उसके ऊपर आप टीडीएस काट रहे हो जब है ही एग्जम्प्ट। तो लिखा हुआ है इन केस ऑफ वैल्यू वन कॉन्ट्रैक्ट प्रिंटिंग मटेरियल एंड बुक्स फ्रॉम ए वेंडर 3.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी। इसमें वैल्यू ऑफ बुक थी 1 लाख रुपए की, इसमें 1 लाख रुपए की बुक दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो जो एग्जम्प्टेड है, और प्रिंटिंग मटेरियल की वैल्यू 2,50,000 जो कि टैक्सेबल है। तो आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 3.5 लाख रुपए का था, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए का सामान एग्जम्प्टेड है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होने 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख से ऊपर तो नहीं गया ना, 2.5 लाख रुपए तो है ना सर टैक्सेबल वाला पोर्शन, 2.5 लाख से ऊपर तो नहीं गया। अगर 2.5 लाख रुपए तो है तो यहां पे भी क्या नहीं कटेगा, टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जम्प्टेड वाली सप्लाई को इग्नोर करना है, इवन इन थ्रेशोल्ड लिमिट में भी इग्नोर करना है। नंबर 2 उसमें टीडीएस भी नहीं कटेगा क्योंकि एग्जम्प्टेड है, तो ठीक है। तो यहां पे 3.5 लाख रुपए की सप्लाई की थी, इसमें 1 लाख रुपए का सामान एग्जम्प्टेड है, ओनली 2.5 लाख वाला टैक्सेबल था, तो नोट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। चलिए एक केस और बताया हुआ है जहां पे टीडीएस काटने की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आपको बताता हूं सर, फिर पहले आपको एग्जांपल को तो समझाता हूं, फिर बताता हूं लॉ में क्या लिखा हुआ है। सुनना एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए सप्लायर है मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है सर, ओके। इसकी एक बिल्डिंग है सर, इसकी बिल्डिंग है सर फरीदाबाद में, और ये बंदा भी रजिस्टर्ड है कहां पे, फरीदाबाद में। क्लियर बात। अब इसने क्या किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, ठीक है, ये बिल्डिंग रेंट पे दे दी, ये बिल्डिंग रेंट पे किसको दी, एमसीडी को रेंट पे दे दी, एमसीडी को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को बिल्डिंग रेंट पे दे दी, और पूरा अग्रीगेट रेंट की जो वैल्यू थी मान ली 10 लाख रुपए की थी, और उस पर देखिए रेंट की वैल्यू उस पर 1,80,000 रुपए का जीएसटी लगाया। जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा सर, क्यों, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लायर और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कहां का, प्लेस ऑफ सप्लाई। इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होती है, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट होती है सर। मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई रूल इंटर में तो नहीं, बाकी मैं कराऊंगा। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई कहां की है, फरीदाबाद की है, डेट इज फरीदाबाद, यहां हरियाणा में आता है सर, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये भी हरियाणा में है, ये भी हरियाणा में है सर। क्लियर बात। तो मैंने कहा जो सप्लायर था, जो सप्लाई कर रहा था, डेट इज सप्लायर था, वो भी कहां का था, वो भी फरीदाबाद हरियाणा का था, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी को वो रेंट पे दे रहा वो भी फरीदाबाद में थी, दोनों चीजें फरीदाबाद में थी सर। तो इसलिए उसने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के ऊपर बिल बनाएगा, 10 लाख रुपए की रेंट है, तो उसमें 1,80,000 रुपए लगाएगा क्या, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों चीजें सेम स्टेट में होती हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे लगाते हैं सर। ओके डन सर। 11,80,000 रुपए का बिल बनाया। अब बताना बच्चों, मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये कौन है बच्चों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सर। एमसीडी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, लोकल अथॉरिटी हो गई, लोकल अथॉरिटी है सर, है नहीं है। अब इसको तो टीडीएस काटना चाहिए था, टीडीएस काटना चाहिए था। अब ये टीडीएस काटेगी तो 1% तो काटेगी क्या, सीजीएसटी, और 1% काटेगी एसजीएसटी, और ये कहां पे जमा करा देगी, दिल्ली में, दिल्ली अलग स्टेट है सर। और ये अगर दिल्ली में जमा करा देगी तो क्या इस दिल्ली में जमा कराए हुए 1% सीजीएसटी का और 1% एसजीएसटी का क्रेडिट क्या इस फरीदाबाद के सप्लायर को मिल जाएगा। ये एमसीडी ने अगर मान लो 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी काट कर दिल्ली गवर्नमेंट को जमा करा दिया, तो क्या हरियाणा वाला ऐसा क्लेम कर पाएगा, आंसर इज नो, आंसर इज नो, है या नहीं है सर।
क्योंकि सिंपल सी बात है, हरियाणा स्टेट क्यों देगी उसका क्रेडिट जो दिल्ली में जमा करा हुआ जीएसटी है? यस और नो? वो नहीं देगी सर। वो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी जमा हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, तो हरियाणा गवर्नमेंट एज ए सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट नहीं देगी सर। ओके, तो सर एक काम करते हैं ना, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट तो हरियाणा की सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट देगी, दिल्ली का सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट देगी नहीं। यस और नो? नंबर 2, ये आईजीएसटी में काट नहीं सकता क्योंकि बिल पे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए हैं सर। आईजीएसटी का टीडीएस काट नहीं सकता सर क्योंकि बिल में क्या लगा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर एसजीएसटी और सीजीएसटी का टीडीएस काटा तो दिल्ली में जमा कराओगे तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है सर, क्योंकि तो एमसीडी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो बस उसको क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए एक लॉ में बोल दिया गया, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहां पे प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है ना, लेकिन लोकेशन जो हमारा जो रेसिपिएंट है वो अदर स्टेट में रजिस्टर्ड है, उसका फरीदाबाद में कोई ऑफिस नहीं है, वो रजिस्टर्ड कहां पे? अदर स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो यहां पे बोल देगा टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नहीं तो फरीदाबाद वाले सप्लायर को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली वाला उसको क्लेम देगा नहीं, उस सीजीएसटी एसजीएसटी का दिल्ली वाले का क्लेम उसको फरीदाबाद वाला देगा नहीं, दैट इज दिल्ली वाले सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट देगी नहीं सर। तो इसलिए बोला गया यहां पर उसको नहीं काटना सर। लिखा हुआ है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन स्टेट ए वेयर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट स्टेट बी, तो आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एग्जांपल दिया, मिस्टर ए फरीदाबाद रेंटेड प्रॉपर्टी टू पीएसयू सिचुएटेड फरीदाबाद, रजिस्टर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ पीएसयू कहां पे? दिल्ली में है। प्रॉपर्टी कहां की थी? फरीदाबाद की। सप्लायर कहां का था? फरीदाबाद का। पीएसयू कहां की है? दिल्ली की है। तो मिस्टर ए विल चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन रेंट इनवॉइस, नो टीडीएस ऑन दिस ट्रांजैक्शन बाय पीएसयू, इट हैज रजिस्टर्ड ऑफिस एट डिफरेंट स्टेट। केस नंबर 3 में ये बात बताई गई है। ठीक है ना, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों स्टेट ए, दैट इज मान लो फरीदाबाद में है, रेसिपिएंट कहां का है? दिल्ली का है। ठीक है, तो जीएसटी में कौन से स्टेट का लगाया होगा? फरीदाबाद कहां पे? हरियाणा में है सर। जीएसटी में जो बिलिंग बनाई होगी हरियाणा स्टेट की बनी होगी, और अगर स्टेट बी वाला टीडीएस काट ले तो क्या काटेगा? स्टेट बी का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा, उसका क्रेडिट किसको नहीं मिलेगा? फरीदाबाद वाले को नहीं मिलेगा, इसलिए बोल दिया गया कोई टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। क्लियर होगी बात सर? हाँ, लेकिन 2 केसेस और है सर, मान लो तीनों सेम स्टेट के हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, फिर तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगा के टीडीएस काट लो, क्लेम भी कर लेगा सप्लायर। हाँ, अब इसमें जरा समझना, केस 2 में सप्लायर कहां का था? मान लीजिए हरियाणा का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां की है? प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली की, तो आईजीएसटी चार्ज करेगा नहीं करेगा? अगर प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट है तो वहां पे क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी लगेगा। और रेसिपिएंट भी कहां का है? मान लीजिए दिल्ली का है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में ही है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है सर। उस केस में आईजीएसटी वो बिल पे लगाएगा, वो आईजीएसटी में टीडीएस काट लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ना? प्रॉब्लम नहीं है ना सर। केस 2 में दोबारा से आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं। केस 2 को डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए एक्स था, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां? फरीदाबाद में। ठीक है, मान लीजिए इसने जो एमसीडी को दिल्ली में कोई कॉन्ट्रैक्ट करके दिया, एमसीडी को दिल्ली, एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, इसका कॉन्ट्रैक्ट कहां पे हो? दिल्ली में हुआ, तो मान लो 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये अपने बिल में क्या लगाएगा? आईजीएसटी लगाएगा। अब ये बिल में आईजीएसटी लगाएगा तो ये टीडीएस काट सबके जमा करा देगी, आईजीएसटी हेड में जमा कराएगी, और आईजीएसटी तो कोई सा भी हो क्लेम मिल जाएगा इसको, यस और नो? क्योंकि बिल में भी क्या लगा है? आईजीएसटी, और जमा भी क्या करा रही है? आईजीएसटी, तो क्लेम मिल जाएगा सर, इसको प्रॉब्लम नहीं है। बेशक आईजीएसटी दिल्ली में जमा कराए, लेकिन हरियाणा में भी इसका क्या मिल जाएगा? इसको क्लेम मिल जाएगा। आईजीएसटी तो किसी भी स्टेट का आपको क्लेम मिल जाता है सर, तो आईजीएसटी केस में नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो इसलिए लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई का 2 डिफरेंट स्टेट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आईजीएसटी लगा के अपने इनवॉइस में दोगे सप्लायर, और सामने वाला टीडीएस भी किस में काटेगा? आईजीएसटी में। लेकिन यहाँ पे आपने अपने बिल इनवॉइस में क्या लगाया था? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाया था इसमें इनवॉइस में, केस नंबर 3 में।
और सामने वाले ने अगर C+S में दिल्ली जमा करा दिया तो उसका क्रेडिट आपको हरियाणा में मिलेगा नहीं, तो इसलिए उसको बोला गया टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिएगा कुछ अदर पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं सर, कहीं ना कहीं फिर हमारा टीडीएस खत्म हो जाएगा। नंबर 1, अमाउंट जो भी आपने टीडीएस काटा है उसको जमा कराना है विद इन 10 डेज, और GSTR-7 भी फाइल करनी पड़ेगी साथ साथ विद GSTR-7। जितना भी आप टीडीएस काटोगे 7-10 दिनों के अंदर जमा कराओगे। ये वाला प्रोविजन अब हटा दिया गया सर, उसमें क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिडक्टी को विद इन 5 डेज। इसका मतलब जो बंदा टीडीएस काट रहा है, कौन काट रहा है टीडीएस, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काट रहे हैं, तो जब भी वो टीडीएस जमा कराते हैं उसको 5 दिनों के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट दें उसको जिसका टीडीएस काटा है। अदरवाइज बोला गया 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी और मैक्सिमम पेनल्टी 5000 रुपए तक लग सकती है अगर आपने टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो सर यहां पर ना दिक्कत बताइए क्या आ रही थी, ये सब टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है, और अगर उन्होंने टीडीएस सर्टिफिकेट टाइम से नहीं दिया तो उनके ऊपर क्या लग रही थी, पेनल्टी लग रही थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में बड़ा सिंपल सा काम किया इन लोगों ने, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल सी एक ही बात बोली, यार इनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पेनल्टी लगती है तो अच्छी नहीं लगती सर, तो इसलिए ये वाला प्रोविजन हटा दो टीडीएस सर्टिफिकेट देने वाला। आज की डेट में टीडीएस सर्टिफिकेट देने की नीड नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई टीडीएस काटने का टीडीएस सर्टिफिकेट आपको नहीं देगा। जो डिडक्टी होगा जिसका टीडीएस कटा है वो ऑनलाइन ही अपने आप डाउनलोड कर लेगा, अपने आप ही निकाला कितना टीडीएस कटा है कितना नहीं कटा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई टीडीएस सर्टिफिकेट देने की नीड नहीं है। आपको बताइए टीडीएस का अमाउंट किसमें शो होता है, कैश लेजर में आ जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, पहला स्टार्टिंग का डायग्राम ही था सर। यस और नो, कैश लेजर में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। यस और नो, जो भी रेसिपिएंट टीडीएस जमा करेगा उसकी रिटर्न फाइल करेगा तो डिडक्टी के किस में आ जाएगा, सप्लायर के किस में आ जाएगा, डिडक्टी मतलब सप्लायर, सप्लायर के किस में आ जाएगा, कैश लेजर में आ जाता है। ठीक है, एक बात जरा सुनना, मान लीजिए सप्लायर था, ये सप्लायर था, ये एमसीएफ थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद, हरियाणा में ये भी है, हरियाणा में ये भी है। ठीक है, इसने इस बंदे का टीडीएस काट लिया और टीडीएस एक्सेस काट लिया और गवर्नमेंट को जमा करा दिया, एक्सेस डिपॉजिट करा दिया, एक्सेस डिपॉजिट करा दिया, ज्यादा काटा ज्यादा जमा करा दिया, तो बोला गया इसका रिफंड मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा गवर्नमेंट से, यस रिफंड मिल जाएगा, लेकिन रिफंड मिल जाएगा यस, एक्सेस अगर आपने काट के एक्सेस जमा करा गवर्नमेंट से रिफंड ले लोगे, लेकिन ये अगर सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया, क्योंकि आपको पता ही है सर, आप तो टीडीएस जमा करते हो और रिटर्न फाइल करते हो तो ये हमारे कहां पे आ जाता है, सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है सर। अगर ये सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया तो रिफंड नहीं मिलेगा, तो नो रिफंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, अगर आपके कैश लेजर में सप्लायर के में आ गया तो रिफंड नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपने अगर एक्सेस जमा करा दिया है तो आपको रिफंड लेने के बिल्कुल हकदार हो, रिफंड लेके अपने सप्लायर को वापस कर दो। तो रिफंड ऑफ एक्सेस टीडीएस एज पर सेक्शन 54, बट नो रिफंड इफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ डिडक्टी। डिडक्टी का मतलब यहां पे कौन होगा, सप्लायर। ठीक है, तो आप रिफंड ले लो और रिफंड लेके किसको वापस कर दो, सप्लायर को वापस कर दो, अगर आपने उसको एक्सेस काट लिया है तो, क्योंकि एक्सेस काटा है, एक्सेस जमा करा, एक्सेस रिफंड लो, उसको जमा दे दो। हाँ, लेकिन अगर आपके इसके ऑलरेडी कैश लेजर में पैसा आ गया है तो एमसीएफ वालों आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड कब मिलेगा, अगर आपने उसके कैश लेजर में नहीं आया तो। ठीक है, तो सर हमारा टीडीएस खत्म हो चुका है, छोटा सा ही था सर। चलिए टीसीएस पे और आ रहे हैं सर, टीसीएस और खत्म कर लेते हैं, टीसीएस और चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। सर टीसीएस क्या होता है, टीसीएस सेक्शन 52 में डील कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब जो ओन करे, मतलब जो मालिक है, ऑपरेट मतलब चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्या मैनेज कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सर एग्जांपल दीजिए, समझ में कुछ नहीं आया तो बताता हूं, हम लोग आ रहे हैं, पहले टीसीएस को भी पहले डायग्राम समझ लेते हैं फिर बात करेंगे। फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये कॉन्सेप्ट कहां से लिए गए पता है आपको, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बोरो किए गए हैं, कहां से बोरो किए गए हैं,
इनकम टैक्सेस है। इनकम टैक्स में भी ऐसे कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी में ला दिए गए। ठीक है, सुनना सर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सारी जो वेबसाइट्स वगैरह है ना, ये एटसेट्रा, तो जो क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं सर। इनके अंदर क्या होता है सर, मान लीजिए कोई बंदा है मिस्टर एक्स, उसको कोई सामान बेचना है, वो इनकी वेबसाइट पे अपने आप को लिस्ट करा लेगा। ठीक है, अब कोई बायर्स होंगे, बायर्स, अब ये सारे काम आपको, प्रोसेस तो सारा आपको खुद को ही पता है सर, क्योंकि आप दिन भर क्या करते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पता नहीं कौन कौन सी, स्नैपडील, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट को यूज करके परचेसिंग करते रहते हो। आजकल तो पेटीएम वगैरह बहुत सारे आ गए हैं सर। तो बायर क्या करता है सर, इनकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, इनकी वेबसाइट पे विजिट करता है, अपना मनपसंद आइटम देखता है, रेट सही लगते हैं तो सर इनको पेमेंट कर देता है। पेमेंट किसको करता है, अमेज़न वगैरह को। ठीक है, अमेज़न वगैरह को पेमेंट करता है सर। अमेज़न इस ऑर्डर को किसको बोलती है, इन सप्लायर को, सप्लायर मिस्टर एक्स है यहाँ पे, इसको बोलती है भैया इतना ऑर्डर आया है, सप्लाई कर दे, तो इसको सप्लाई कर जाता है। तो प्रोसेस क्या हुआ, इसने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया अपना अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, बायर वगैरह ने अमेज़न वगैरह की साइट पे विजिट किया, प्रोडक्ट पसंद आया तो पेमेंट अमेज़न वगैरह को करी, अमेज़न वगैरह ने सप्लायर को ये इंफॉर्मेशन दी कि ऑर्डर आया हुआ है हमारी वेबसाइट पे, और सप्लायर क्या करेगा, वो ऑर्डर को डिलीवर किसको करेगा, बायर को। तो अल्टीमेटली पेमेंट किसको आ रही है, अमेज़न या फ्लिपकार्ट के पास पेमेंट आ रही है, जो बायर पेमेंट कर रहा है, और सामान बेचने वाला कौन है, सप्लायर, और ये कौन है, मीडिएटर है, और इन मीडिएटर को बोलते हैं सर ई कॉमर्स ऑपरेटर सर। तो बोला गया है, अब सामान जैसे डिलीवर करेगा तो क्या अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह इसको पेमेंट करेगी नहीं करेगी सप्लायर को, बोलिए यस और नो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह इस सप्लायर को पेमेंट करेगी या नहीं करेगी, सर डेफिनेटली पेमेंट करेगी सर, यस और नो, करेगी। तो कितनी पेमेंट करेगी बताना, सुनना, कितनी पेमेंट होगी। मान लीजिए इसने 1 लाख रुपए का बिल दिया, 1 लाख के बिल पे 1,80,000 रुपए का जीएसटी लगाया, तो कितने का बिल बनाया, 1,80,000 रुपए का। सॉरी गलत हो गया है ना, कैलकुलेशंस गलत हो गई हैं, 1 मिनट बताइए। मान लीजिए इसने बिल बनाया 1 लाख रुपए का, सेल की थी 1 लाख रुपए की, और वह जीएसटी लगाया कितना, 18,000 रुपए का, 1,18,000। तो अमेज़न क्या करेगी, ध्यान सुनिएगा, अमेज़न वगैरह जब इस सप्लायर को पेमेंट करेगी तो अपना 1% क्या काट लेगी, टीसीएस काट लेगी, और 1% किसका, वही सेल अमाउंट का, दैट इज 1,000 रुपए टीसीएस काट लेगी, और उसको कितनी पेमेंट कर देगी, 1,17,000 रुपया। क्लियर हो गई बात। तो अमेज़न वगैरह जब इसको पेमेंट करेगी ना सामान की, क्योंकि इसने, बायर ने अमेज़न वगैरह को पेमेंट करी है, अमेज़न ने सप्लायर को ऑर्डर लगाया और सप्लायर ने उसको डिलीवरी कर दी। जैसे डिलीवरी करेगा तो अमेज़न वगैरह पेमेंट भी तो करेगी सप्लायर को, तो टीसीएस काट के पेमेंट करेगी। तो कितना, 1 लाख 18,000, 1,18 की पेमेंट करनी थी, उसमें 1 लाख का 1% काट के 1,17 पेमेंट कर दी। इस तरीके से अमेज़न पेमेंट करती है सर। हाँ सर, जो 1,000 कटा है उसको सप्लायर, ये वही कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा सर, ये भी है ना, सप्लायर के कैश लेजर में आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो टीसीएस कौन काटता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कब काटती है, जब कोई दूसरा सप्लायर इनकी वेबसाइट पे सामान बेच रहा है। एक बात और बताता हूं इसी में मजे की बात, अगर ये बंदा एक्स फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना सामान बेच रहा है बायर को, तो सप्लायर का टीडीएस कट जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट या अमेज़न वगैरह अपना खुद का सामान, ओन गुड्स या सर्विसेज किसको दे रही है, बायर को सेल कर रही है, तो बोलो इस पर टीडीएस काटेंगे अपना खुद का, अपने खुद के गुड्स और सर्विसेज अगर बायर को बेच रही है तो सर अपने खुद के, तो इसमें टीडीएस थोड़ा ना कटेगा सर, टीडीएस दूसरे को काटा जाएगा ना, अपना थोड़ा ना कट जाएगा। बोले ये सुनो, तो अगर खुद के गुड्स और सर्विसेज हैं उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। टीसीएस तभी एप्लीकेबल होगा जब दूसरे लोग अपना गुड्स बेच रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, और एक्सेप्शन यहां पर है सर, यहां पर भी कुछ लोगों, कुछ तरीके के ईसीओस का टीसीएस नहीं कटता। जैसे आपको वो याद होगा, मैंने बताया था ओला, उबर, ओयो, अर्बन क्लैब वगैरह में कुछ सर्विसेज होती है, नहीं होती, हाउस कीपिंग की, तो इन केसेस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप टैक्सी की सर्विस दे रहे हो, या फिर आप
अकोमोडेशन की सर्विसेज दे रहे हो या अपना हाउस कीपिंग वगैरह की सर्विसेज दे रहे हो, उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, टीसीएस नहीं कटेगा इन 3 केसेस में, 95 वाले केसेस। जो 95 के केस थे वहां पर टीसीएस नहीं कटेगा सर। क्लियर बात हो गई? तो समझ में आ गई। अगर अमेजोन के थ्रू आप अपना सामान बेच रहे हो, कोई थर्ड बंदा, तो उसका टीसीएस कट जाएगा। अमेजोन खुद का सामान बेचे, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर आप कौन है, ओला उबर है, ओयो है, या फिर आप कौन है, अर्बन क्लैप के थ्रू सामान बेच रहे हो, कि आपने हाउस कीपिंग की सर्विस बेच रहे हैं, वहां पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, 95 में क्लियर बना हुआ है। ठीक है, चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था सर, मैंने आपको कहीं ना कहीं मोर और लेस काफी हद तक सारी बातें बता दी है, तो चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान ली 1180 इज द इनवॉइस वैल्यू, बेसिक है 1000 रुपए का, टैक्स है 180 रुपए का, तो टैक्स पेयर कितना काटेगा, 1% काटेगा सर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और ये गवर्नमेंट को जमा करा देगा। और कितना पेमेंट करेगा, 1180 में 10 काट के क्या 70 रुपए उसको पे कर देगा सप्लायर को। सप्लायर कौन, वही एक्स को पेमेंट कर दे काट के। हाँ, जो 1000 रुपए टीसीएस काट रहा है तो गवर्नमेंट को जमा कराना ही पड़ेगा ना, ये चलेगा। लैब कब करती है, देखो जैसे बताया था टीडीएस के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी, 2.5 लाख रुपया है या नहीं है, 2.5 लाख रुपए की लिमिट, यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 100 रुपए का भी इनवॉइस होगा तो भी टीडीएस कर सकता है, तो टीसीएस कर सकता है। टीडीएस में 2.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट है, यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं बताई गई। तो लिखा हुआ लायबिलिटी ऑफ टीसीएस, लिखा हुआ एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर और नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर। अदर सप्लायर समझ में आ गया? और खुद का सामान बेचोगे तो टीसीएस नहीं है, दूसरे बंदे का बेचोगे तभी टीसीएस एप्लीकेबल है। और ये भी कब एप्लीकेबल है, कंसिडरेशन इज कलेक्टेड बाय ऑपरेटर, नो थ्रेशोल्ड लिमिट और 95 वाले ट्रांजेक्शंस पे, और जो सेल्स रिटर्न हो गई उस पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो सर जरा बात सुनना, सुनिएगा। तो ईसीओस, सप्लायर, रेसिपिएंट, ठीक है जी। पेमेंट इसको कर रहा है, ये इसको ऑर्डर आगे पास ऑन कर रही है, डिलीवरी दे रहा है। तो पेमेंट किसको मिली, ईसीओ को, तो टीसीएस डिडक्ट करेगी, पहले केस। नंबर 2, ईसीओ, सप्लायर, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट डायरेक्ट पेमेंट किसको कर रहा है, ये इसको ऑर्डर पास करती है, इसको डिलीवरी दे देता है। पेमेंट डायरेक्टली किसको आ गई, सप्लायर को, नो टीसीएस। सर क्यों, ईसीओ को तो पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही सर। ईसीओ टीसीएस तभी तो काटेगा जब पेमेंट देनी पड़े सप्लायर को। तो डायरेक्ट रेसिपिएंट को उसको पेमेंट करा है सप्लायर को, तो टीसीएस नहीं कटेगा। तो ये बात लिखी हुई है, वेयर कंसिडरेशन इज कलेक्टेड बाय ऑपरेटर, तभी टीसीएस है सर। और नॉर्मली कैसे पेमेंट जो है ना ईसीओस को जाती है और ईसीओस देता है सप्लायर को नॉर्मली, तो ठीक है चलिएगा। अगर पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर को चले गई है तो टीसीएस नहीं कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट है नहीं, 95 वाले ट्रांजेक्शन वही ओला उबर ओयो वाले पे नहीं कटता। हाँ, अगर कोई सामान वापसी हो गया तो उस पर टीसीएस को कटेगा जब माल रिटर्न ही हो चुका है। तो नेट वैल्यू क्या है सर, टैक्सेबल सप्लाईज की नेट वैल्यू पे कटता है। तो एग्रीगेट जो भी सप्लाई करी है उसमें सेक्शन 95 वाली घटा दो और सेल्स रिटर्न घटा दो। और सेल्स रिटर्न अभी तक गुड्स की सेल्स रिटर्न होती है, सर्विसेज कभी कभी सेल्स रिटर्न नहीं होती सर। गुड्स ही रिटर्न हो सकते हैं, सर्विसेज रिटर्न नहीं हो सकती सर। तो ये आ गई नेट वैल्यू। रेट वही है 2%, 1 प्लस सीजीएसटी 1 प्लस एसजीएसटी करके 2% की रेट है, ठीक है, एज पर लॉ। लेकिन आपको बता दूं करंटली जो रेट चल रही है नोटिफिकेशन के हिसाब से वो 0.5 1% की रेट है। तो प्रैक्टिकली चल रही है वो 1% रेट चल रही है, लेकिन लॉ ने इसकी रेट निकाली हुई थी 2%, लेकिन एक्चुअली में जो चल रही है वो है 1%, ठीक है। उसके बाद बात लिखी हुई है सर, जो बंदा टीसीएस काटेगा ईसीओ वो उसको गवर्नमेंट को जमा कराएगा 10 दिनों के अंदर, रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर रेट, उसको मंथली रिटर्न भी फाइल करनी है, एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है। जो सप्लायर है वो टीसीएस को क्लेम करेगा, किस में आ जाएगा, कैश लेजर में आ जाएगा सर। ओके, एक और बात बताता हूं, एक बात और समझिए। सप्लायर कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटीआर 1 रिटर्न के चैप्टर में पढ़ते हैं। और ये कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटीआर 8। तो सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लायर और वही रेसिपिएंट,
ये इसको पेमेंट करता है, ये इसको ऑर्डर पास करता है और ये इसको डिलीवरी देता है। ठीक है, गुड्स। सप्लायर को जो ईसीओ को रिटर्न फाइल करनी होती है, रिटर्न डिटेल्स भेजनी होती है, वो होती है GSTR8 फाइल करनी होती है, जीएसटी की जो रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, रिटर्न का मतलब वही फॉर्मेट है जिसमें सारी सेल परचेज वगैरह की डिटेल जाती है, तो इसको GSTR8 का फॉर्मेट देना होता है। और सप्लायर जो सेल करेगा उसको फाइल करना होता है GSTR1, GSTR1, जीएसटी की रिटर्न नंबर 1 फाइल करनी होती है। तो बोला गया है जो GSTR8 का डाटा है और GSTR1 का डाटा मैच होना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई सप्लायर ने करी है वो सब GSTR8 में आ रही होगी सर। GSTR8 और 1 का डाटा क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए सर। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, जो सप्लायर ने कस्टमर को माल बेचा है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने अपनी GSTR8 में फाइल किया होगा। हाँ, ये बात जरूर बहुत सारे लोगों का किया होगा, लेकिन उसमें सप्लायर एक्स का जो डाटा उसने GSTR8 में फाइल किया हुआ है। GSTR8 में जो सप्लायर एक्स का डाटा फाइल किया हुआ है वो डाटा GSTR1 का क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सप्लायर एक्स के GSTR1 से। GSTR8 में एक्स का डाटा भी गया होगा, जेड का भी गया होगा, वाई का भी गया होगा, ए का भी गया होगा। मैंने कहा एक्स वाला डाटा GSTR8 का एक्स के GSTR1 से मैच होना चाहिए। यस, मैच होना चाहिए। एक्स का जो GSTR8 का डाटा है वो एक्स के पर्सनल GSTR1 से क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है मैचिंग ऑफ GSTR1 ऑफ द सप्लायर विद द GSTR ऑपरेटर एंड अनमैच्ड अमाउंट टू बी एडेड टू द लायबिलिटी ऑफ सप्लायर। अगर मैच नहीं होता तो सप्लायर की लायबिलिटी बन जाएगी। हम मानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो बिल्कुल ठीक है, गलती किसकी? सप्लायर की है, इसकी लायबिलिटी बढ़ा दो। अरे हाँ, अच्छा हाँ, बिल्कुल इसकी लायबिलिटी बढ़ा दो। हाँ, अगर आपका कोई जीएसटी ऑफिसर चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से कुछ इंफॉर्मेशन मांग सकता है। कौन कौन सी सप्लाई आप किसी बंदे ने आपके थ्रू की है, मतलब मिस्टर एक्स ने कितना सामान बेचा आपके थ्रू, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से कभी भी जीएसटी डिपार्टमेंट मांग सकता है। स्टॉक ऑफ सप्लायर्स केप्ट इन गोडाउन ऑफ ऑपरेटर, क्या है? कुछ सामान इस सप्लायर का आपने अपने पास भी रख रखा है, अगर रख रखा है तो उसकी डिटेल भी दो। कई बार ऐसा होता है ना कि सप्लायर जो सामान बेचता है कुछ सामान अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के गोडाउन में रखवा देता है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने दूसरे का सामान अपने पास रखा हुआ है तो उसकी डिटेल उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो डिटेल अगर प्रॉपर ऑफिसर मांगता है तो उसको देनी ही पड़ेगी सर। ठीक है, चलिएगा। ऑपरेटर टू फर्निश सच डिटेल विद इन 15 डेज, जब उससे मांगी तो 15 दिन के अंदर दे दो, अदरवाइज 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट कॉन्सेप्ट नहीं, वैसे टीसीएस सर्टिफिकेट भी। जैसे मान लो टीडीएस सर्टिफिकेट बोला था ना कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टीडीएस सर्टिफिकेट देने होते थे पहले, किसको? सप्लायर को। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस काटा है तो टीसीएस का सर्टिफिकेट देना चाहिए किसको? सप्लायर को। तो बोला गया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, और टीसीएस के लिए कोई थ्रेशोल्ड 2.5 लाख वाली कोई ऐसी थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है। ओके, एक और बात, मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए रेसिपिएंट पेमेंट किसको करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, इसको ऑर्डर देता है, इसको डिलीवर करता है। जब ये पेमेंट किसको करेगा? सप्लायर को, तो क्या काटेगा? टीसीएस काटेगा, और टीसीएस काट के किसको जमा कराएगा? गवर्नमेंट को। तो बोलेगा टीसीएस जमा होगा हमेशा कैश लेजर के थ्रू। कैसे जमा होगा? हमेशा कैश लेजर के थ्रू जमा कराना है। टीसीएस को जमा कराने के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ टीसीएस कैन नॉट बी मेड थ्रू आईटीसी सर। तो आप क्रेडिट का आईटीसी का यूज नहीं कर सकते हैं, हमेशा टीसीएस जो जमा होगा कैश लेजर के थ्रू जमा होगा, आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी सर। अच्छा सर, यस। और टीसीएस नॉट टू बी इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस में अलग से दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने आपका टीसीएस काटा है सर। टीसीएस से रिलेटेड कुछ पेनल्टीज भी बताई है। अगर टीसीएस कोई बंदा नहीं कलेक्ट करता, नहीं काटता, तो वो 10,000 रुपए की पेनल्टी, या और द अमाउंट जितना कलेक्ट नहीं किया, या शॉर्ट कलेक्टेड जितना अमाउंट है, जो भी सबसे हाई होगा उतनी हम पेनल्टी लगा देंगे, 10,000, या अमाउंट नॉट कलेक्टेड या शॉर्ट कलेक्टेड। नेक्स्ट, टीसीएस कलेक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट की रिकवरी करेगा विद पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 रुपए। मतलब आपने टीसीएस तो कलेक्ट कर लिया, टीसीएस को डिडक्ट की जगह कलेक्ट वर्ड यूज करते हैं लोग, ठीक है? तो कलेक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे हो। आपने अपने सप्लायर से पैसा ले तो लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा बताना बच्चों? तो आपसे गवर्नमेंट रिकवरी करेगी, और रिकवरी करेगी पेनल्टी भी ले सकती है आपसे 122 की।
और अगर हम टीसीएस की रिटर्न लेट फाइल करी तो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आपको एक लग सकती है सर। तो टीसीएस कलेक्ट नहीं किया उसकी पेनल्टी कितने 10,000 रुपए, अमाउंट नॉट कलेक्टेड या शॉर्ट कलेक्टेड विच एवर इज हायर, कलेक्ट करके जमा नहीं कराया तो जो रिकवरी भी करेगा टैक्स की भी प्लस में साथ में पेनल्टी भी ले सकते हैं 122 वाली, और टीसीएस की रिटर्न लेट फाइल करते हो तो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकते हैं, चलेगा। तो ये हमारा टीसीएस का प्रोविजंस थे, चलेगा बच्चा। तो टीडीएस और टीसीएस का हमारा खत्म हो चुका है, तो आज के लिए हम लोग यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।